दूसरा प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़िएगा गुड्डा, बहुत ध्यान से पढ़ियो बिट्टू। आ जाओ, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है आलोचनात्मक, समालोचनात्मक या विवेचनात्मक चिंतन, जिसमें बच्चा अपनी खुद की राय बताएगा। कल मैंने जो आपको शॉर्ट वीडियो बताई थी उसमें बताया था क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब आलोचनात्मक चिंतन कह लो इसे, या समालोचनात्मक चिंतन कह लो। क्या कह लो? आलोचनात्मक कह लो, या इसे ही कह लो समालोचनात्मक। क्या कह लो? या इसे ही समालोचनात्मक चिंतन कह लो। इस सारे चिंतन में एक बात याद रखनी है, इस सारे चिंतन में एक बात याद रखनी है कि ये क्या करता है, बच्चे की अपनी राय क्या रहेगा, बच्चे की व्यक्तिगत राय वाले प्रश्न देगा, जिसमें बच्चा अपनी खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रख पाएगा। ऐसा प्रश्न देखो, पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं। भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ। ये तो रटा हुआ हो जाएगा। व्यक्तिगत राय क्या है? 2 से 10 के पहाड़े लिखो, दी गई कविता को रिकॉल करके वाचन करो, हटाओ। पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं। यहां बच्चा पॉजिटिव नेगेटिव सब सोचेगा और अपनी व्यक्तिगत राय को रखेगा कि क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं। तो कोई बताएगा कि इसलिए खाते हैं उनका मन करता, कोई कहेगा इसलिए खाते हैं क्योंकि ज्यादा मिलता, कोई कहेगा कि इसलिए खाते हैं क्योंकि पचता ही मैडम वहां पे ऐसा ही वाला मामला है, उनका एनवायरमेंट ऐसी चीजें पचा सकता है। तो ये वाली बात है। विकास का चरणीय सिद्धांत यानी स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? आपका डेवलपमेंट का जो चरणीय सिद्धांत है कि विकास डेवलपमेंट जो होता है वो स्टेजेस में होता है, वो किस नियम पर जोर देता है? विकास की निरंतरता। भैया स्टेज आ गया है, बस तुम मेरा नाक मत कटवा देना, स्टेज आ गया है। अगर कोई ये भी कहेगा कि नहीं मैम हम तो आपकी पेड क्लासेस नहीं देख रहे, तो भी मैं ये कहूंगी बेशक आप पेड क्लासेस नहीं देख रहे, लेकिन मैंने फिर भी आपको ये चीज बताई है कि स्टेज वाली जब बात आए तो उसमें आपको क्या बताना है। क्या स्टेज वाली चरणीय सिद्धांत निरंतरता पर जोर देता है, या डिसकंटिन्यूटी पर जोर देता है, या विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक की बात करता है, या विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक की बात करता है? विकास की स्टेज थ्योरी किस पर बात करती है? केवल कुछ बच्चे हैं जिनका नाम नहीं ले पा रही हूं, केवल कुछ बच्चे हैं जिन्होंने सही बताया है कि जब भी स्टेज थ्योरी आए तो विकास की डिसकंटिन्यूटी थ्योरी के बारे में बात करना है। अनिका जी बहुत बहुत बधाई, आप अपनी पीठ थपथपाइए, आपको मिलेगी एक गुजिया होली की। इन सब ने होली की छुट्टियों में अपने दिमाग की धज्जियां उड़ा ली हैं, केवल अनिका गुड़िया ने ही सही बताया। जब स्टेज की बात आए तो इसका मतलब डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहा है कि एक स्टेज की विशेषता, जैसे सेंसरी मोटर की विशेषता, सेंसरी मोटर वाली विशेषता, मोटर की विशेषता आपको कहां नहीं मिलेगी, वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी दूसरी स्टेज में। विशेषता प्री ऑपरेशनल में गायब हो जाएगी, प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या हो जाएगी? डिसकंटिन्यू हो जाएगी। स्टेज में क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी, यानी डिसकंटिन्यू हो जाएगी। तो ये विशेषता कंटिन्यूटी में तो नहीं रहती, ठीक है, डिसकंटिन्यू हो जाएगी। तो स्टेज की बात यानी चरण के सिद्धांत की बात आए तो हमेशा याद रखना वो कह रहा है कि विकास क्या होता है? डिसकंटिन्यू होता है। बताओ, गुजिया आपने हाथ से निकलवा दी। क्या कहेंगे? विकास सतत होता है, निरंतर होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन जब कहा जाए विकास का स्टेज थ्योरी क्या कहती है, जीन पियाजे साहब स्टेज में लेकर आए, कोलबर्ग साहब नैतिक विकास को स्टेजेस में बताते हैं। तो एक स्टेज की विशेषता दूसरी स्टेज में नहीं दिखती, यानी विकास की स्टेज थ्योरी हमेशा डिसकंटिन्यूटी की बात करती है कि डेवलपमेंट डिसकंटिन्यू होता है। निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालय में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होगा? स्कूल में कौन सी चीजें होंगी जिससे बच्चे की लर्निंग से जुड़ाव पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है? पारिवारिक सामाजिकरण, समकक्षियों के साथ संबंध, स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल में तो परिवार का सामाजिकरण को 2 मिनट साइड में रखो, अपने ग्रुप के साथ कैसे संबंध हैं, ये बच्चों का आत्मसम्मान भी है, और बाकी 2 आप ढूंढ के बताओ मुझे कौन सा लग रहा है। आज का प्रश्न पहले ही गड़बड़ कर दिया है आपने, तो भैया आगे चल के तो आप बहुत ही ज्यादा गड़बड़ियां कर रहे हो। हाँ देखो, एक मैंने बोला तो किसी ने बी ही बता दिया, बहुत शानदार। सी आंसर है पारिवारिक सामाजिकरण। आपकी फैमिली किस तरीके से सोशलाइज्ड होती है, आपको किस तरीके से सोशलाइज होना सिखाया गया है, ये जब आप स्कूल में आओगे तो ये आपकी लर्निंग को प्रभावित करेगा, आपकी कल्चरल वैल्यू भी करेगी, आपके पीयर ग्रुप के साथ संबंध भी, बच्चों का आत्मसम्मान भी, सभी बातें करेंगे।
जीन पियाजे के अकॉर्डिंग प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व संक्रियात्मक चरण, जिसमें बच्चा 2 से लेकर 7 साल का होता है, बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? क्या कर पाते हैं? रिवर्स थिंकिंग कर पाते हैं, इनवर्स थिंकिंग, इनवर्स का मतलब रिवर्स थिंकिंग कर पाते हैं। अरे उसमें लॉजिक ही नहीं है, वो रिवर्स थिंकिंग कहां से करेगा? सिंबॉलिक खेल खेल पाते हैं, बिल्कुल। क्या बच्चे सिक्वेंशियल क्लासिफिकेशन कर पाते हैं? ये कब कर पाएगा बच्चा? ये कर पाएगा क्लासिफिकेशन, सिक्वेंशियल क्लासिफिकेशन कॉन्क्रीट में कर पाएगा। कब कर पाएगा? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ये भी कब कर पाएगा? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसे आप मूर्त संक्रियात्मक कहते हो। क्या कहते हो? मूर्त संक्रियात्मक। संरक्षण, कंजर्वेशन भी कब कर पाएगा? कंजर्वेशन भी कब कर पाएगा? मूर्त संक्रियात्मक में कर पाएगा। कब कर पाएगा? मूर्त संक्रियात्मक में। प्री ऑपरेशनल में बच्चा प्रतीकात्मक खेल खेलता है। क्या खेलता है? प्रतीकात्मक खेल खेलता है। कंजर्वेशन क्या बताया था? कंजर्वेशन होता है किसी वस्तु के शेप एंड साइज में परिवर्तन। किसी वस्तु के शेप एंड साइज में परिवर्तन हो जाए, शेप एंड साइज में परिवर्तन होने पर भी, साइज में परिवर्तन होने पर भी, शेप एंड साइज में परिवर्तन होने पर भी, शेप एंड साइज में परिवर्तन होने पर भी क्वांटिटी सेम रहती है, मात्रा में परिवर्तन नहीं होता। मात्रा यानी क्वांटिटी में परिवर्तन नहीं होता, क्वांटिटी में चेंज नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। यही है कंजर्वेशन। यह समझने लायक बच्चा कब होता है? जब बच्चा 7 से 11 साल की उम्र के बीच में होता है। ठीक साहब, आ जाएं। एक छोटी बच्ची प्रतीकात्मक खेल कर पाती है, सिंबॉलिक गेम। ये क्या है? तलवार सुलेमानी। तुमने क्या पहना हुआ है? अपनी मम्मी की ही साड़ी को या चुन्नी को, दुपट्टे को पीछे लगा के मैं बनी हूं क्या? मैं बनी हूं स्पाइडरमैन, और या फिर मैं बनी हूं जो भी जिसके पीछे लंबा सा वो लगा रहता है घाघरा सा, वो जितने भी सुपर हीरोज होते हैं जिनके पीछे ऐसे करके लगा रहता है, पीछे से रुमाल वुमाल बांध के लंबा सा, तो बच्चा वो बना हुआ। तो एक बच्ची प्रतीकात्मक खेल कर पाती है, पर अभी दूसरे व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाती। प्रतीकात्मक खेल कर पाती है, दूसरे इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाती। उसके नियंत्रण से बाहर की घटनाएं उसे आसानी से परेशान कर देती है। जो चीजें उसके कंट्रोल में नहीं है, वो घटनाएं उसके सामने अगर घटती हैं तो परेशान हो जाती है बच्ची। जीन पियाजे द्वारा सुझाए गए चरणों में कौन सी अवस्था इस बालिका के वर्तमान लेवल को बताती है? क्या सेंसरी मोटर की बच्ची है 2 से 7 साल? क्या प्री ऑपरेशनल की बच्ची है 2 से 7 साल? सॉरी, वो 0 से 2 था। मूर्त संक्रियात्मक की है 7 से 11 साल, या औपचारिक की है 11 से 15 साल? देखो, आप समझ सकते हो जीन पियाजे कितने इंपॉर्टेंट है। जिसने जीन पियाजे नहीं किए उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। पूर्व संक्रियात्मक की और विशेषता क्या क्या है? तो यहां पर जीववाद देखने को मिलता है। जीववाद यानी एनिमिज्म देखने को मिलता है। लॉजिकल थिंकर नहीं है बच्चा, और वो निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझता है। अहम केंद्रितता देखने को मिलती है, यानी ईगो सेंट्रिसिज्म। बच्चा समझता है मेरे अड़ोस पड़ोस में जो चीजें घट रही हैं वो सब सिज्म, जो मैं जानता हूं अगर लोग नहीं जानते तो वो कुछ नहीं जानते। ईगो सेंट्रिसिज्म मिलता है। और क्या मिलता है? केंद्रीकरण की भावना होती है। सेंट्रलाइजेशन, किसी भी वस्तु के केवल एक ही पहलू पर देखने की गुंजाइश है। सेंट्रलाइजेशन है बच्चे के अंदर। और क्या है? पलटावीकरण का गुण नहीं है। तो अपलटावीकरण, अपलटावीकरण या इरिवर्सिबिलिटी या अनुत्क्रमणशीलता देखने को मिलती है। इरिवर्सिबिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, आ रही है? आ जाइए भैया, बहुत बढ़िया। निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल से सम्मिलित है? आपको बताना है कौन सा लक्षण कोलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। क्या नैतिक विकास के कोलबर्ग साहब ने यह बताया कि भैया नैतिक विकास के जितने भी चरण हैं वो पूरी दुनिया में सेम है, या नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, यह पूरी तरीके से वातावरण पर डिपेंड करती है। नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर करता है। तो आपको बताना है भैया, आपको थोड़ा कैरोल गिलिगन को भी ध्यान में रखना होगा, तब आप तुरंत के तुरंत बता दोगे कि क्या बताते हैं कोलबर्ग साहब। कोलबर्ग साहब का मामला क्या, इस बात पर आलोचना की थी, तो उन्होंने कहा था कि आपने सांस्कृतिक मूल्यों को नेग्लेक्ट किया। हर संस्कृति में जरूरी नहीं है कि मोरल डेवलपमेंट ऐसा ही हो, तो खुद कैसे कह सकते हैं नैतिक विकास सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है? आपने सांस्कृतिक मूल्यों को यानी कल्चर को, सांस्कृतिक मूल्यों को नेग्लेक्ट किया। उसने क्या कहा? आपने सांस्कृतिक मूल्यों को नेग्लेक्ट किया। मूल्यों को क्या किया? नेग्लेक्ट किया, नेग्लेक्ट किया। और स्त्रियों को सेकेंडरी रखा है। स्त्रियों की नैतिकता को आपने फोकस ही नहीं किया, नैतिकता को नेग्लेक्ट किया। तो बोले आपने ये दो चीजें नेग्लेक्ट की हैं।
ठीक है, और ये क्या मानते हैं, लैंगिक भेदभाव किया है। और खुद कोलबर्ग साहब क्या मानते हैं, वो ये मानते हैं कि पूरी दुनिया में बच्चे इन्हीं 3 स्टेजेस में, इन्हीं 3 लेवल्स पे और 6 स्टेजेस में नैतिक विकास करते हैं। तो उनको, उनका मानना क्या है कि सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है ये नेचर में। जैसे जीन पियाजे भी मानते हैं कि दुनिया का हर बच्चा इन्हीं 4 स्टेजेस से आगे निकलकर जाता है। तो उनकी भी इसी बात पर आलोचना होती है कि दुनिया का हर बच्चा यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है ये। अरे कोई बच्चा प्रतिभाशाली भी हो सकता है, और आजकल का बच्चा आपको लगता है कि उसके अंदर लॉजिक नहीं होता, या वो जीववाद के चक्कर में पड़ा रहता है। 4 साल का बच्चा जान जाता है कि डॉल क्या है, निर्जीव है, और ऊपर से उठा उठा के फेंकता रहता है। घर वाले कहेंगे बेटा इसके लग जाएगी, अरे मम्मी इसके कैसे लगती है, तो जिंदा ही नहीं है। बच्चा बोल दे रहा है, तुम्हारे मुंह पे जीन पियाजे की पूरी फिलॉसफी फट करके पड़ जा रही है। बोले अरे यार मैंने तो पढ़ा था 7 साल तक नहीं, बच्चा ऐसे ही मानता है, जीववाद होता है, एनिमिज्म होता है, बच्चे ने कर दिया फट, बोल भाग यहाँ से, पापा मम्मी बनेंगे ये। ठीक है साहब, तो ये भी इस बात पर भी होती है। मैम ये पीके बहुत कॉपी पेस्ट कर रहा है, क्या पढ़ने नहीं आया? आ जाओ। लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग किसके लिए जेडपीडी का इस्तेमाल करना चाहिए? जेडपीडी का इस्तेमाल किसके लिए होगा? शिक्षण और मूल्यांकन के लिए, पढ़ाने के लिए और असेसमेंट करने के लिए। तो बताओ इसका लेवल अगर आपको हार्ड नहीं लग रहा, इजी लग रहा, तो इसका जवाब दो आप मुझे। केवल टीचिंग के लिए करना चाहिए, केवल मूल्यांकन के लिए, या बच्चे की प्रवाही बौद्धिकता की पहचान करने के लिए कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है चेक करने के लिए होना चाहिए? तो बताएं क्या क्या मामला रहेगा। मूल्यांकन दोनों के लिए आप जेडपीडी का प्रयोग करते हो। कैसे करते हो? क्योंकि आप जब ये देख रहे हो, जेडपीडी है क्या गुड्डा, बताना दिमाग लगा के। ये वो है जहां तक आपका पोटेंशियल है। पोटेंशियल यानी जहां तक आपकी संभावना है, संभाव्य विकास का क्षेत्र। संभाव्य विकास का क्षेत्र यानी कि पोटेंशियल डेवलपमेंट एरिया जोन, जहां तक आपकी संभावना है कि आप प्राप्त कर सकते हो, यानी आप ला सकते हो 130 नंबर। और अभी आप बिना किसी के मदद के, प्रयोग के, आई कैन डू बाय माई सेल्फ, अपने आप से क्या कर रहे हो, आई कैन डू 80 नंबर ला रहे हो। ठीक साहब, और फिर आपको आपके एमकेओ ने स्केफोल्डिंग दी, तो आपने एक अंतर क्रिएट किया, 80 से 130 तक की छलांग मारी, तो ये जेडपीडी हो गया। तो ये जेडपीडी आपके टीचिंग में भी काम आएगा। टीचिंग में तो काम आएगा क्योंकि जब आपको प्रॉपर तरीके से टीचर हेल्प दे रहा है, स्केफोल्डिंग दे रहा है, तो वो क्या है, टीचिंग ही तो दे रहा है। तो वो 80 से 130 लेकर आ रहा है, तो ये मूल्यांकन में भी तो काम आ रहा है। तो दोनों में काम आया। किस में काम आया? दोनों में काम आया। आ जाओ, बोलो, अब बोलोगे, इजी है, आ जाओ आ जाओ। चलो, एक विशिष्ट कंसेप्ट को पढ़ाने हेतु आपको एक स्पेशल कंसेप्ट पढ़ाना है। एक टीचर ने क्या करा बेटा, बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण दे दिया। टीचर ने क्या करा, बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण दे दिया। बच्चे को दिक्कत आ रही थी, मैडम ने कहा चल आधा मैं सॉल्व कर देती हूँ, आधा तू कर लियो। तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग टीचर किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? ऑब्जर्वेशन लर्निंग, पाड़ दे रही है, अवलंब कह लो, जैसे पाड़ कह लो, अवलंब कह लो, द्वंदात्मक अधिगम या अनुकूलन, क्या दे रही है? पाड़ दे रही है, टेम्पररी हेल्प दे रही है, आधी मदद की है, क्या दे रही है? स्केफोल्डिंग दे रही है। शाबाश, आगे बढ़ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एटीट्यूड, अभिवृत्ति का मतलब क्या होता है? अभिवृद्धि का मतलब कौन सा? एटीट्यूड एक प्रगतिशील कक्षा के माहौल के अकॉर्डिंग नहीं है, यानी कौन सा व्यवहार एक प्रोग्रेसिव क्लास के अकॉर्डिंग नहीं है। मैंने आपको बताया है, जब जब प्रोग्रेसिव क्लास की बात आए, यानी प्रगतिशील शिक्षा की बात आए, जब जब प्रोग्रेसिव क्लास की बात आए, आपको याद रखना है ये चाइल्ड सेंट्रिक होगी। क्या होगी? चाइल्ड सेंट्रिक होगी। बच्चे की आवश्यकता के अकॉर्डिंग, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टीचर पढ़ा रहा होगा, टीचिंग की ट्रिक्स, टीचिंग के मेथड्स उसी के अकॉर्डिंग यूज कर रहा होगा। तो निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट हो गया कि डिसीजन मेकिंग में टीचर बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है। भय मुक्त, फियरलेस लर्निंग एटमॉस्फेयर, ये भी पॉजिटिव हो गया, हमसे तो नहीं पूछा है। बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना, ये भी पॉजिटिव हो गया। क्या है? अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना, ये नेगेटिव हो गया कि टीचर दंड देकर या आंख दिखाकर या पनिशमेंट, मुर्गा बना दूंगा, फुर्गा बना दूंगा करके करे। ठीक, ये महत्वपूर्ण है कि कोई टीचर बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक नहीं करे। यह जरूरी है कि कोई भी टीचर आईक्यू के बेसिस पर बच्चों को ग्रुप न बनाए। क्या न बनाए? स्थिर समूह न बनाए कि नहीं ये 70 से 80 की आईक्यू वालों का ही ग्रुप ये रहेगा और तुम इसी बेंच पर बैठोगे। ये काम टीचर न करे कि यही बेंच, ये बेंच तुम्हारी है, ऐसे समूह न बनाए टीचर। ये सही बात है, नहीं बनाना चाहिए।
कभी भी क्षमता के आधार पर, बच्चे की स्किल्स के आधार पर उसको क्या नहीं करना, उसकी कैपेसिटी के आधार पर उसको ग्रुपिज्म नहीं करना। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बच्चा हमेशा कभी भी अच्छे बच्चों के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा और अपने आप को हमेशा दब्बू महसूस करेगा, क्योंकि अध्यापक के लिए असुविधाजनक है, टीचर को प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे हमें क्या देखना, अध्यापक के लिए सुविधा, हमें बालक की सुविधा देखनी है। विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है, काट दो, हुर हुर। ये बच्चों को एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन यानी अंतः सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता, या फिर बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो बताओ कौन सा सबसे बेस्ट है? ठीक है, लाइफ इज एजुकेशन। हाँ, नेगेटिव शब्द है, प्रतिस्पर्धा कभी भी पॉजिटिव शब्द नहीं माना जाता। प्रतिस्पर्धा क्या है बेटा जी? नेगेटिव शब्द है। इस शब्द को क्यों ले रहे हो? इस शब्द को तो लेना ही नहीं है। प्रतिस्पर्धा नेगेटिव शब्द है, काट दो। क्या ये बुद्धि लब्धि स्थायी नहीं है? बच्चे की आईक्यू में चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत, और इससे आप बच्चों को क्या कर रहे हो, लेबलिंग कर दे रहे हो। इसीलिए नहीं करना है, इसीलिए नहीं करना है, इसीलिए नहीं करना है। आप ग्रुप में बच्चों को इसलिए नहीं बैठाते। आपसे सिंपल पूछा था मेरे बच्चे, आपसे पूछा था आईक्यू के बेसिस पर आपको ग्रुपिज्म नहीं करना, क्योंकि आईक्यू स्थायी नहीं, और इससे आप बच्चों की लेबलिंग कर रहे हो, जो कि बहुत गलत बात है। ठीक है, जो कि क्या है, बच्चों के लिए बहुत गलत बात है। हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी में एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हर तरीके की बुद्धि वाला बच्चा है। जब हर तरीके की इंटेलिजेंस वाला बच्चा है तो एक ही तरीके की स्ट्रेटेजी से कैसे काम चल जाएगा। तो इसीलिए हार्वर्ड गार्डनर साहब ने कहा कि भैया क्लासरूम में तरह तरीके की आईक्यू का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये मल्टीपल इंटेलिजेंस को परफॉर्म करने में मदद करेगा, ये सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मदद करेगा, ये स्टार विद्यार्थी बनने में कि मैं सबसे इंटेलिजेंट बच्चा हूं उसमें मदद करेगा, या ये व्यवहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। क्या करने में मददगार है? ये मल्टीपल इंटेलिजेंस को परफॉर्मेंस करने में मदद करेगा, यानी हर इंटेलिजेंस वाला बच्चा अच्छे से पढ़ पाएगा। हर इंटेलिजेंस वाला बच्चा अच्छे से पढ़ पाएगा। क्या कर पाएगा? तो कहेंगे अच्छे से पढ़ पाएगा। हर इंटेलिजेंस वाला बच्चा अच्छे से क्या कर पाएगा? पढ़ पाएगा। क्या कर पाएगा? अच्छे से पढ़ पाएगा। ठीक साहब। नेक्स्ट, 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित दो शब्द उच्चारण को आप क्या कहते हो? दो शब्द उच्चारण को आप क्या कहते हो, यानी 2 वर्ड्स को आप क्या कहते हो? जो जनरली 1.5 से 2 साल के बच्चे बोलते हैं उसे आप क्या कहते हो? याद रखना, जब 2 वर्ड का मामला आ जाए तो ये टेलीग्राफ रीडिंग होती है। क्या बोलते हैं? टेलीग्राफ रीडिंग होती है, जिसमें बच्चा बहुत शॉर्ट लिखता है। क्या लिखता है? मम और दे दो। अब वो ये नहीं बोलेगा ग्लास में दे दो, मम्मी पानी दे दो, पापा पानी दे दो, भैया दे दो, बस जाके क्या कहेगा? मम दे दो। तो इसे आप क्या कहते हो? इसे आप टेलीग्राफ रीडिंग कहते हो। ना ही इसे नियोज्म कहते हो, नहीं बैबलिंग, बड़बड़ाना कहते हो। बैबलिंग भी नहीं कहते हो, बड़बड़ाना नहीं कहते हो, ठीक है, और विस्तारण भी नहीं कहते हो। इसे क्या कहते हो? याद रखना, 1.5 से 2.5 साल की उम्र में बच्चा जो दो शब्दों के उच्चारण करता है उसे आप क्या बोलते हो? टेलीग्राफ रीडिंग बोलते हो, टेलीग्राफ रीडिंग कहते हो। पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने दिल से सोचती हैं। अगर कोई इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहा है तो वो क्या बता रहा है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर स्टीरियोटाइप, दोनों लिंगों के बीच में अनुवांशिक भेद क्या है, जेनेटिक डिफरेंस क्या है, यहाँ स्टीरियोटाइप के बारे में बता रहा है कि ये उसके दिमाग में स्टीरियोटाइप है, ये उसके दिमाग में स्टीरियोटाइप है कि ऐसा काम औरतें करती हैं और ऐसा काम पुरुष करते हैं। जब आपके दिमाग में क्या हो? लैंगिक भेदभाव हो। लैंगिक भेदभाव क्या हो? आपके दिमाग में हो।